देखो अभी आज हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कहीं मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना। इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस पे कितनी होगी, ठीक है ना। ये सपोज एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कि भाई यहां से आर डिस्टेंस पे कितनी होगी, या यहां से आर डिस्टेंस पे कितनी होगी, ठीक है, या यहां से ऊपर आर डिस्टेंस पे कितनी होगी, या इधर पे कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा नाउ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पॉइंट है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण बेटा अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ठीक है। तो कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, सपोज दिस इज एनी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q, ये O पे रखा हुआ है, और यहां से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P ले लिए। इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट चार्ज की, ये निकालना है। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या तरीका हमने क्या सीखा है, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या करना पड़ेगा इस पॉइंट पे, अगर फील्ड निकालना तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। हेलो, पॉजिटिव चार्ज माइनस वाला। कौन सा वाला, टेस्ट वाला बोलो ना, टेस्ट पॉजिटिव। हाँ, छोटा वाला, बहुत छोटा वाला, हाँ टेस्ट चार्ज। या किसी जगह पे मान लो आपको फील्ड निकालना होता तो वहां पे टेस्ट पार्टिकल रख के देखते। जैसे यहाँ पे अगर ग्रेविटी की वैल्यू पता करनी तो क्या करोगे, एक टेस्ट मास रख दिए। अब इस टेस्ट मास में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यही यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू बताएगा, हाँ या ना। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड अगर निकालना है तो क्या करोगे, ये टेस्ट मास रख दिया। अब इस टेस्ट मास पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यही ग्रेविटी आएगी कि नहीं आएगी। हेलो, यही ग्रेविटी रहेगी ना, हेलो, है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे भाई, एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर देंगे, और उस टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उस इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। बात समझ गए, टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं अभी। सो नाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, we have to place unit positive test charge at P and then find electric force on it। तो टेस्ट चार्ज रखने के बाद उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। किसी भी जगह पे अगर फील्ड की वैल्यू आपको निकालनी होती है, क्या करते हैं वहां पे टेस्ट पार्टिकल रखो। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है किसी जगह पे तो टेस्ट मास रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वहां पे टेस्ट चार्ज रखो। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वहां पे टेस्ट मैग्नेटिक पार्टिकल रख दो, यूनिट वाला, है ना। मतलब वो पार्टिकल इतना छोटा होना चाहिए कि सोर्स की फील्ड को अफेक्ट ना करे। जैसे अगर हमें सनलाइट को मेजर करना है, ठीक है, सनलाइट को मेजर करना है तो हम एक 100 वाट का बल्ब रख दो भाई। 100 वाट के बल्ब से सनलाइट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन जैसे रात में अगर आप एक 100 वाट के बल्ब की लाइट को टेस्ट कर रहे हो, साइड में आपने 200 वाट का बल्ब रख दिया, क्या होगा उससे। वो तो 200 वाट का बल्ब की खुद का इतनी ज्यादा लाइट है कि वो 100 वाट के बल्ब को क्या कर देगी, ओवरटेक कर देगी, ज्यादा लाइट देगा। तो टेस्ट चार्ज भी इतना छोटा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि ये सोर्स की फील्ड को अफेक्ट ना करे,
ठीक है ना, तभी मेजरमेंट होगा। अगर उसकी फील्ड को इसने अफेक्ट कर दिया तो फिर तो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू निकल के नहीं आएगी बराबर। ओके, तो यहां पर मैं क्या प्लेस कर देता हूं, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस कर देता हूं। ये दिस इज नाउ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये रख दिए। अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे क्या चाहिए आपको, फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या जाएगा, किधर आएगा डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स का इस पे बाहर की तरफ आएगा, इधर पे, हाँ या ना, ये रहेगा ना इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इस टेस्ट चार्ज पे। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज is Fe is equals to KQ Q naught divided by R square। ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ फार्मूला यही रहेगा ना, Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, फार्मूला यही रहेगा बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स का, कि नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला यही रहेगा, है ना। तो अगर मैं फोर्स को इससे डिवाइड कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल गई यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड फील्ड का, इट इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये निकल के आ गया, कौन से पॉइंट पे निकल के आ गया, पी पॉइंट पे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये फार्मूला बन गया। ठीक है, अब ये के की वैल्यू क्या है, ये जो के है ना, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, एंड व्हाट इज एप्सिलॉन, इट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, या फिर एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल के, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल के। ठीक है, ये कांस्टेंट के बारे में जो कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था वही है। अगर मान लो एयर मीडियम है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका 1 हो जाएगा, अगर एयर मीडियम है तो। और अगर एयर मीडियम नहीं है, कोई और मीडियम है, तो फिर के की वैल्यू कुछ रहेगी। और अगर एयर मीडियम है तो के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगी डायरेक्ट। समझ गए कि नहीं। तो ये जो कांस्टेंट हमने यूज किया ये वही है जो हमने कूलम्स लॉ में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर क्या आ गया, फार्मूला E इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ गया। क्या इस फार्मूले में टेस्ट चार्ज का कोई रोल आ रहा है, अगर मान लो टेस्ट चार्ज नहीं भी रखोगे तो भी तो फील्ड की वैल्यू यही रहेगी ना। जैसे इस कमरे में ये बॉल रहे या ना रहे, अर्थ की ग्रेविटी है, मैं रहूं ना रहूं अर्थ की ग्रेविटी है, पेन रहे ना रहे अर्थ की ग्रेविटी है। क्या इनका कोई रोल है, क्या इनकी कोई जरूरत है क्या अर्थ की ग्रेविटी के लिए, हेलो, है क्या इनकी जरूरत, हाँ नो सर। है ना। आप जिस कमरे पे बैठे हो वहां पे अर्थ की ग्रेविटी के लिए आपके कमरे पे जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उनकी जरूरत है क्या, नहीं है, नहीं है ना। आप जिस कमरे पे बैठे हो अर्थ की ग्रेविटी के लिए उन ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, अर्थ की ग्रेविटी है, वो ऑब्जेक्ट वहां पे रहे चाहे ना रहे। यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी है, ये बॉल यहाँ पे रहे ना रहे, लेकिन जब बॉल को यहाँ पे रखेंगे तो हम तो अर्थ की ग्रेविटी इसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींचने लगेगी। हम इसको टेस्ट मास मान सकते हैं। तो ऐसे ही चार्ज के लिए अगर मान लो हम ये टेस्ट चार्ज ना भी रखें तो भी इसकी फील्ड यहाँ पे बन रही है। टेस्ट सर मैं री एंटर हो रहा हूँ। ओके बेटा, टेस्ट चार्ज क्यों रखे हमने यहाँ पर, टेस्ट चार्ज क्यों रखे भाई, टेस्ट चार्ज क्यों रखे, किस चीज को मेजर करने के लिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए। इस चार्ज की यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मेजर करने के लिए क्या रखे हमने, टेस्ट चार्ज रखे। बात समझ गया बेटा, हेलो सर हाँ बोलो। इलेक्ट्रिक सर अगर सर वेक्टर इलेक्ट्रिक फॉर्म फील्ड लिखना होगा तो इसको
हाँ वही आ रहा हूँ मैं अभी, वेक्टर फॉर्म पे भी लिख के बता रहा हूँ अभी, ये तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला अभी। हाँ एक और किसी ने क्वेश्चन पूछा था, बोलो अभी क्या क्वेश्चन है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पॉजिटिव क्यू से निकल रही है ना, जो अपना टेस्ट चार्ज नहीं है वो वाला है ना? ये सोर्स चार्ज है, हम ये टेस्ट चार्ज तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए कितनी है, फील्ड तो हम इसकी देख रहे हैं ना, ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स है, इसकी फील्ड हम मेजर कर रहे हैं, इसकी फील्ड इतनी कम है, इतनी कम है, नेग्लिजिबल है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हम फील्ड इसकी मेजर कर रहे हैं बेटा, सोर्स की फील्ड मेजर कर रहे हैं, हम इसकी फील्ड थोड़ी मेजर कर रहे हैं, ये तो टेस्ट के लिए करते हैं हमने। जैसे यहाँ पे अगर हमें अर्थ की ग्रेविटी मेजर करना तो हम ये मास रखेंगे, तो इसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के कंपैरिजन में कैसी है क्या कुछ? नो सर। नहीं, नेग्लिजिबल है ना, नेग्लेक्ट कर देंगे हम इसकी खुद की ग्रेविटी को अर्थ की ग्रेविटी के कंपैरिजन में, तो वैसे ही है ये भी। समझ गए अभी? हेलो, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि कोई डाउट है? हेलो, समझ गया। हाँ अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? हमने क्या पढ़ा भाई, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही आएगा, O से P की तरफ आएगा, ये मैग्नीट्यूड हमने देखा है, अब हम इसका डायरेक्शन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, अगले पेज पे आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 2 पे। अब वेक्टर फॉर्म रख के देखते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ, ये हमको इसकी जरूरत नहीं है, ये टेस्ट चार्ज रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई पॉइंट भी है तो इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पर जो फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन पे आएगी, बराबर है? ठीक है, ये डायरेक्शन पे फील्ड रहेगी और फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे अगर हम फील्ड की बात करें तो P पॉइंट पे फील्ड का फार्मूला हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म पे निकालना है तो इट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पे आप एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अब ये यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर कैसा है, इस यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा, ये यूनिट वेक्टर कैसा है? ठीक है, इस यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेंगे कैसा, जरा बताओ, ये वाला यूनिट वेक्टर, वेयर r cap is unit vector along, कौन से डायरेक्शन पे ये यूनिट वेक्टर, O से P की P से O टू P, यूनिट वेक्टर r कैप कैसे लिख दोगे, वेक्टर r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, वेक्टर r डिवाइडेड बाय r, और ये वेक्टर r किसके बराबर है, यहाँ पे OP वेक्टर है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OP, बात एक ही है। तो r कैप क्या है यहाँ पे, इट इज द यूनिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन किधर है, O से P की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो इसमें मैंने दो टर्म लिखा। अब आगे से ध्यान रखो कि अगर मान लो किसी चार्ज के कारण हम किसी पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, अब हमें टेस्ट चार्ज रखने की जरूरत नहीं है, बार बार अब हम टेस्ट चार्ज नहीं रखेंगे। तो अगर मान लो ये कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे फील्ड कितनी, तो ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया। अब आप टेस्ट चार्ज रख के क्या कैलकुलेट नहीं करोगे, फील्ड कैलकुलेट नहीं करोगे, पॉइंट चार्ज के लिए आपने फील्ड निकाल लिया, तो अब सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए भी निकाल सकते हो। हमने एक सिंगल चार्ज के लिए फील्ड का फार्मूला समझ लिए, निकाल लिए, तो अब बाकी बार बार आपको टेस्ट चार्ज रखने की जरूरत नहीं है फील्ड के कैलकुलेशन के लिए। तो ये वाला पार्ट हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये वाला पार्ट हो गया इसका वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म पे जो आर कैप है मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इट इज द
यूनिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन O2P है। बात समझ गए बेटा कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे, कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट है क्या किसी को? इस कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट है क्या? हेलो, इस कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट है क्या? हेलो, नो सर। पक्का नहीं है? तो आगे बार बार आप लोग अब टेस्ट चार्ज नहीं रखोगे, हो गया अभी, एक बार हमने रख दिए, एक बार पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट कर दिए तो ये फार्मूला बन गया। मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये फार्मूला है, डायरेक्शन के साथ में चाहिए तो मैग्नीट्यूड में आप यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, बन गया। तो सम टाइम अगर मैं इसको पूरा लिख दूं यहाँ पे, इट इज EP इज आल्सो V1 बाय KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर ये है यहाँ पे, तो इट इज KQ डिवाइडेड बाय RQ इनटू R वेक्टर। ये पूरा पार्ट जो है ना, ये मैग्नीट्यूड है इसका, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन आपको दिख जाए, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पे क्यूब आ रहा है, लेकिन जब आप इसका मॉड लोगे तो ये मॉड लेने पे ये बचेगा R, और यहाँ पे R क्यूब है, कैंसिल होके कितना बचेगा आंसर आपका? KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर बचेगा, ध्यान रखना, ठीक है। R कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, और वेक्टर R का मैग्नीट्यूड कितना होगा? R के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो आगे से अब हम जब भी फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे, किसी पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड लिखेंगे, तो अब टेस्ट चार्ज रख के नहीं देखना इलेक्ट्रिक फील्ड को, अब ये सीधे सीधे ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण कोई पॉइंट चार्ज है, उसके कारण R डिस्टेंस पे फील्ड कितनी होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट? कि कोई डाउट है किसी को? पॉइंट क्लियर हो गया या डाउट है कुछ? जल्दी बोलो। सर हाँ बोलो। सर अगर पॉइंट चार्ज नेगेटिव हुआ तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या उससे? बिल्कुल होगा, अभी स्क्रीनशॉट ले, मैं वही बताने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, है ना, ले लिया? नाउ पेज नंबर 3 देखो, अगर मान लो ये पॉइंट चार्ज मैंने नेगेटिव ले लिया, तो कहां पे चेंज करना पड़ेगा? ये माइनस वाला चार्ज, फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ रहेगा कि अंदर की तरफ आ जाएगा? अंदर की तरफ आ जाएगा फील्ड का डायरेक्शन, है ना। अब फील्ड का डायरेक्शन हो गया अपोजिट, इधर पे आ गई भाई फील्ड, बराबर है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाले पार्ट में कोई चेंज करना पड़ेगा क्या? ये तो मैग्नीट्यूड है, इस पे कोई चेंज नहीं करना है। कहां पे चेंज करना पड़ेगा? वेक्टर वाले पार्ट पे। क्या करना पड़ेगा वेक्टर वाले पार्ट में, बताओ जरा, क्या चेंज आएगा? -R यूनिट वेक्टर। हाँ, यूनिट वेक्टर में आप माइनस का साइन लगा दोगे, यहाँ पे ये जो प्लस का साइन था, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे यही रहेगा, क्योंकि वेयर R कैप इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम O to P, और माइनस R कैप का डायरेक्शन किधर हो जाएगा फिर? माइनस R कैप का डायरेक्शन P2 हो जाएगा, बस, और कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे जब आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दोगे, और ये फाइनली यू हैव माइनस R वेक्टर लिख दोगे, हो गया भाई वेक्टर फॉर्म, समझ गए ना। तो अब ये माइनस साइन आप R कैप के साथ लगा दो या फिर इधर बाहर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ गए बेटा? समझ गए? कोई तो डाउट? माइनस क्यों आना चाहिए ना कहाँ पे डायग्राम में? क्या होना चाहिए? माइनस, अच्छा हाँ माइनस डायग्राम, सॉरी डायग्राम पे, हाँ ये तो मैंने माइनस बना दिया, बट यहाँ चेंज नहीं किया, ठीक है, ये माइनस बराबर है अभी। इस पे मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन बदल गया, प्लस चार्ज था तो फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ था, और अगर ये माइनस चार्ज हो गया तो फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गया, चार्ज की तरफ हो गया। मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा, समझ गए? हेलो, समझ गए क्या?
समझ गया बेटा इसको? यस सर। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? सर हाँ बोलो। अगर ओपी वेक्टर लिए तो, क्या बेटा? पीओ वेक्टर लिए तो भी चलेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम पीओ वेक्टर ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हमने बस माइनस लगा के कर दिया। अब तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ईपी इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और पीओ वेक्टर कैप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए? तब नेगेटिव नहीं आएगा ना? नहीं, तब नेगेटिव क्यों लिखोगे? तुमने डायरेक्शन ऑलरेडी पी से ओ की तरफ लगा दी है, तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे। ओके सर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ओपी कैप है ये, ठीक है ना? हेलो, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए क्या? चलो अभी थोड़ा न्यूमेरिकल पे आते हैं। हम थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेंगे तो और कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगी तुम्हारी। अब टेस्ट चार्ज का रोल खत्म हो गया, समझ लो। अब पॉइंट चार्ज के कारण किसी आर डिस्टेंस पे आपने फील्ड का कैलकुलेशन समझ लिए। अब टेस्ट चार्ज का रोल हो गया खत्म, अब जरूरत नहीं है। तो फार्मूला क्या रहेगा? मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे फील्ड का फार्मूला क्या है? इस चार्ज के कारण मान लो इसकी वैल्यू क्यू है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे फील्ड कितनी रहेगी? ए क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। टेस्ट चार्ज रख के देखने की जरूरत है क्या? नो सर। अब फिक्स, अब ये ध्यान रखो फार्मूले को, ठीक है ना? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे अर्थ की ग्रेविटी का फार्मूला क्या बन गया? जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर बना दिए अपन ने, फिक्स कर दिए। बिल्कुल वैसे ही अब इसके लिए हो गया यहाँ पे। हाँ, तो ये समझ गए इतना? आगे की कॉन्सेप्ट ये है। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, न्यूमेरिकल से और कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने यहाँ पे, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी पॉइंट पे, एंड द सिचुएशन इज दैट ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ले लिए, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये मीटर पे है और ये भी मीटर पे है, ठीक है? यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ये पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है Q = 20 माइक्रोकूलम। यहाँ पे बेटा एक पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट है 3,0, एक पॉइंट यहाँ पर है B, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,2। ठीक है, समझ गए ना? तो इन दोनों पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, किसके कारण? इस पॉइंट चार्ज के कारण। समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए या नहीं? जल्दी बताओ। यहाँ पे ओरिजिन पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हेलो, हाँ। पहले ए पे देखो, ए पे फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा? ए पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा? ओ से ए की तरफ इस साइड पे आएगा कि नहीं आएगा? इस साइड पे आएगा ना? हाँ या ना, जवाब देना। बराबर है? सर ए और बी पॉजिटिव है। ए पे कुछ नहीं है बेटा, बी पे कुछ नहीं। चार्ज कहां पे रखा? ए और बी पॉजिटिव थोड़ी है, ए और बी पॉइंट है। चार्ज कहां पे रखा आपने? चार्ज ओरिजिन पे रखा, ये रखा चार्ज यहाँ पे ऐसे। अब आपको इस चार्ज के कारण फील्ड कहां पे निकालनी है? इस पॉइंट पे निकालनी, बी पॉइंट पे। और इसी चार्ज के कारण हाँ फील्ड सर। कहां पे निकालनी? ए पॉइंट पे निकालनी। समझ गए कि नहीं? हाँ सर समझ गया। हाँ, ओके। तो ए पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा? बाहर की तरफ आएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे आएगा। और बी पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पे रहेगा। समझ गए? हेलो,
अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है यहाँ पर का, आर बी इज इक्वल टू 2 मीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना है, आर ए इक्वल टू 3 मीटर। कैलकुलेट करते हैं हम। नाउ ई ए वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू ए डिवाइडेड बाय आर ए स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑलरेडी पता है हमें, इट इज प्लस आई कैप, कुछ करने की जरूरत नहीं। प्लस आई कैप समझ गए, यूनिट वेक्टर लिख दिया मैंने सीधा सीधा, प्लस आई कैप। ये डायरेक्शन के साथ हमने फील्ड निकाल लिया। सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना होता तो इतना ही बस कैलकुलेशन कर लेते, क्यू ए नहीं बस क्यू बस लिख दो। अभी वैल्यू पुट कर दो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज की वैल्यू कितनी है, 20 माइक्रोकूलम, 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। आंसर आ जाएगा न्यूटन पर कूलम में प्लस आई कैप। न्यूटन पर कूलम समझ गए, सारा डेटा आपने एसआई सिस्टम पे लिया है इसलिए न्यूटन पर कूलम पे आंसर आएगा। ये न्यूटन पर कूलम समझ गए कि नहीं, कैसे आ गया ये, हमने पूरा डेटा एसआई सिस्टम पे ले रहे हैं। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिए, समझ गए कि नहीं। के कांस्टेंट की जो वैल्यू है एयर मीडियम के लिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये गिवन है मान लो क्वेश्चन। अगर कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मीडियम लेना हमें, क्वेश्चन पे अगर कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मीडियम ले लेना है, एयर। मीडियम ले लेना है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये कट गया तुम्हारा। तो कितना बच रहा है अब यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी गिवन बाय 20 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम आई कैप, है ना। पॉजिटिव आई कैप मतलब पॉजिटिव आई डायरेक्शन, ये निकाल दिया। अब कौन सी वाली फील्ड निकाल लो, अब नाउ एट बी पॉइंट पे निकाल लेते हैं। ये कौन से पॉइंट पे था, एट ए पॉइंट पे था। अब बी पॉइंट पे फील्ड मतलब ई बी वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर प्लस जे कैप। प्लस जे कैप समझ गए क्यों लिखे अपन ने यहाँ पे प्लस जे कैप, क्योंकि बी पॉइंट पे इसी चार्ज के कारण फील्ड किधर बन रही है, ये चार्ज पार्टिकल रखे यहाँ पे, तो बी पॉइंट पे फील्ड किधर बन रही बेटा, बी पॉइंट पे फील्ड इधर आ रही नहीं, और ए पॉइंट पे फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, बी पॉइंट पे फील्ड किधर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। वैल्यू पुट कर दो जरा फटाफट। EB is equals to 9 into 10 to the power 9, 20 into 10 to the power -6। फिर यहाँ पे डिस्टेंस है 2, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4 4 5 जा 15। तो यू विल हैव द आंसर, कितना आ गया यहाँ पे, EB is equals to 45 into 10 to the power +3 न्यूटन पर कूलम प्लस जे के। समझ गए। तो ये दोनों जगह पे फील्ड आ गई। अब दोनों जगह की फील्ड कंपेयर करके बताओ कहां पे ज्यादा फील्ड आ रही है, कहां पे कम आ रही है। ये ए पे फील्ड है और ये वाली फील्ड बी पे है, कहां पे ज्यादा फील्ड है और कहां पे कम है, हाँ बी पे ज्यादा है सर। बी पे ज्यादा है और ए पे कम है। बी पे कितनी है 45, ए पे कितनी 20 इंटू 10 टू द पावर 3। क्यों ऐसा है बता सकते हो क्या, चार्ज तो यही है, चार्ज यही है, यहाँ पे ज्यादा फील्ड मिल रही है, यहाँ पे कम, सॉरी यहाँ ज्यादा मिल रही है, यहाँ पे फील्ड कम मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। सर डिस्टेंस, हाँ यहाँ पे डिस्टेंस 3 मीटर है, यहाँ पे डिस्टेंस 2 मीटर है। यहाँ पे आप पास में कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पे पास में जैसे ये चार्ज पार्टिकल है तो पास में अगर हो तो फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ से दूर चलेगा तो फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई, और दूर चलेगा फील्ड की स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। समझ गए, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ो। हाँ बोलो। सर अगर जो अपन ने चार्ज अपन को जो पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, अगर अपन ने बीच में रखे जैसे 2,3 पे, तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आर फाइंड करना है ना वहाँ पे। अगर मान लो मैं चार्ज को कहाँ रख दूं, जैसे हमको ए पे निकालना था, बी पे फील्ड निकालना था, चार्ज यहाँ रखा था, चार्ज कहाँ रख दूं मान लो,
सर 2,3 पे। 2,3 2,3। अच्छा यहाँ पे हाँ सर, और उसके बाद भी फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। अगर मान लो यहाँ पे फील्ड निकालना होगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। अगर यहाँ पे निकालना होगा तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अगर यहाँ पे निकालना होगा तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ओके सर। क्लियर हो गया अभी? ये कोई डाउट इस पे? डिस्टेंस चाहिए होता ना, ये तो सीधा सीधा पता चल गया था। अगर आप कहीं और रख रहे हो तो फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना तुमको, समझ गए? लेकिन यहाँ पर अगर तुम चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो वेक्टर मेथड के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे, लेकिन वेक्टर मेथड में कैलकुलेशन करने के लिए फिर आपको यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हेलो सर वैसा वेक्टर में बताइए ना। बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले पहले इस पेज का, वो भी बताता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। ले लिया? हाँ सर। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेशन बता देता हूँ तुम लोगों को। अब इतना अपन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन ले लेते सीधे सीधे। Now this is page number 5. देखो अभी फाइंड फील्ड एट O, क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहाँ पे मान लो मैंने चार्ज पार्टिकल रख दिया, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3,4, ये भी मीटर पे है और y एक्सिस भी मीटर पे। आपको यहाँ पे फील्ड निकालनी है, ठीक है, ओरिजिन पे। समझ गए कि नहीं? पार्टिकल कहाँ पे रखे आपने? 3,4 पे रखे चार्ज पार्टिकल। कितना रख दिए? 20 माइक्रो कूलम रख दिए। ये ऐसा आएगा फील्ड। ये डिस्टेंस चाहिए पहले तो, और इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगी वो इधर आएगी, बराबर है? हेलो, यस सर। ठीक है, तो पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं अपन इसका, उसके बाद फिर वेक्टर फॉर्म पे निकालेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? EOKQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R कितना आएगा डायरेक्ट बता सकते हो क्या? R की वैल्यू कितनी रहेगी? R की वैल्यू अगर 3,4 है, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। 9 into 10 to the power 9, 20 10 to the power -6 divided by 25, है ना? एक काम करता हूँ मैं, इसको ना ऐसा ले लेता हूँ, 25 माइक्रो कूलम ही ले लेता हूँ, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान दिखेगा। 25 से 25 चला गया, तो इट इज 9 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। समझ गए? ये मैग्नीट्यूड आ गया, अभी डायरेक्शन नहीं आया है। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए जिसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? ये P पॉइंट है, मान लो P पॉइंट से O की तरफ होना चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म पे अगर लिखना है तो इट इज 9 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम इनटू, अब आपको यूनिट वेक्टर चाहिए बेटा। यूनिट वेक्टर कैसा होना चाहिए? यहाँ पे PO कैप होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? या फिर -OP कैप लिख दूं तब भी चलेगा कि नहीं चलेगा? -OP कैप, O से P का उल्टा, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा सर। हाँ, यस सर। ठीक है। तो OP कैप कैलकुलेट करना आसान है, PO में थोड़ा दिक्कत फंस सकती है, इसलिए माइनस लगा के कर दो। बात एक ही, आप PO कैप लिख दो, OP कैप लिख दो। तो OP वेक्टर अगर मैं लिखूं यहाँ पे, यहां से यहां तक का, तो ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा OP कैप का? इट इज 5। तो OP कैप यूनिट वेक्टर हो जाएगा OP वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर। तो इट इज 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड एट O point will be 9 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम into -3 I cap -4 J cap होल डिवाइडेड बाय 5। ये आ गया। अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे 5 का और मल्टीप्लाई करके। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? बोलो भाई, समझ गए कि नहीं इसको? कुणाल एक मिनट। हाँ, देख लो अभी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इसका स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज का। नेक्स्ट हम देखते पेज नंबर 6 सर, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब इसके लिए स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हेलो, यस सर। now page number 6, superposition principle in electric field। superposition principle in electric field। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कितनी बार यूज हो रहा है। फोर्स के लिए भी कर लिए, फील्ड के लिए भी कर लिए, ग्रेविटेशन में भी किए, एसएचएम में भी किए, वेव में भी किए, न्यूटन्स लॉ में भी किए, है ना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो स्पेस पे कुछ पॉइंट चार्ज रख दिया मैंने, ये ए पे Q1, ये एक और पॉइंट चार्ज है Q2, ये एक नेगेटिव चार्ज है -Q3 सी पे, ये बी पे रखा। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया P, और इस पॉइंट पर इन तीनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। बात समझ गए ना? आपने स्पेस पे 2-3 चार्ज रख दिए ऐसे, जैसे एक चार्ज ये रखा, एक ये रखा, एक ये रखा। अब यहाँ पे आप बेटा इन सभी चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। जैसे ये 2 चार्ज मान ले, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, तो इन दोनों चार्ज के कारण यहाँ कहीं पे फील्ड निकालना है, या यहाँ निकालना है, या इधर निकालना, कहीं पर भी निकालना है। कैसे निकालोगे आप? समझ गए कि नहीं सिचुएशन? हेलो, समझ गए कि नहीं? तो यहां से यहां के लिए पहले लाइन ज्वाइनिंग ड्रॉ कर दो ऐसी, ये ऐसी, ठीक है। सबसे पहले ए के कारण पी पॉइंट पे फील्ड किधर आएगी? ए वाले चार्ज के कारण पी पॉइंट पे फील्ड किधर रहेगी? बाहर की तरफ निकलने वाली कि चार्ज की तरफ जाने वाली रहेगी? बाहर की तरफ निकलने वाली। हाँ, बाहर की तरफ निकलने वाली। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन इधर जाएगा, इट इज EPA। EPA का मतलब ये हो गया फील्ड एट P ड्यू टू A। B के कारण भी फील्ड इधर आ जाएगी, समझ गए कि नहीं? EPB। अरे ना जवाब दो भाई, B के कारण फील्ड। हेलो, और C के कारण किधर रहेगी फील्ड? अंदर मतलब C की तरफ है ना, तो ये इसके कारण फील्ड आ गई EPC। तो इस पॉइंट पर नेट फील्ड कैसे निकाल दोगे? इस पॉइंट पर नेट फील्ड कैसे निकाल दोगे? ये वाला डिस्टेंस मान लो R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस R3 है। इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड EPA का मैग्नीट्यूड KQ1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, EPB का मतलब हो जाएगा KQ2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, EPC का मतलब हो जाएगा KQ3 डिवाइडेड बाय RC स्क्वायर। तो ये इनका मैग्नीट्यूड हमने निकाला। So therefore net field at P due to A, B and C, तीनों चार्ज के कारण P पॉइंट पे नेट फील्ड कितनी आ जाएगी बेटा? is vector sum of field produced by individual charge। और यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वेक्टर सम करना है, ध्यान रखना है, स्केलर सम नहीं करना है। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि यहाँ पे अगर नेट फील्ड निकालना है तो सभी चार्जेस के कारण इंडिविजुअल फील्ड यहाँ पे कितनी आ रही है। बात समझ गए?
और उनका क्या करना, आपको वेक्टर सम करना है, नॉट द स्केलर सम, इट इज वेक्टर सम, वेक्टर सम करना है। बात समझ गए? ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, समझ गए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की नहीं? हेलो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा? सुपरपोजिशन। यस सर। अब इसके बाद देखो आगे। हाँ, अब इसके बाद ये आएगा यहां पर। अब अगर मैं मान लो यहां पे एक कंडीशन हम ले रहे हैं, इफ कैपिटल क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पी, then what is the net force on it? What is the net electric force act on it? Net electric force act on it. अगर मैं यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दूं तो इस प्लस क्यू चार्ज पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, कैसे निकालोगे? अगर मैं यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दूं तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, बताओ जरा, थोड़ा सोचो। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू एट पी इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू इंटू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। समझ गए स्टेप? अगर किसी जगह पे आपको फील्ड पता है, ठीक है, अगर किसी जगह पे आपको फील्ड पता है और उस जगह पे किसी चार्ज को रख दो और उस पे कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना, तो क्या करोगे, चार्ज पार्टिकल का उस जगह की फील्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ गए? जैसे अगर यहाँ पे आपको फील्ड पता चल गई, ये चार्ज रखा है तो इस पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, तो चार्ज और इस जगह पे बाकी चार्जेस के कारण कितनी फील्ड है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट कर दिए भाई। ये एक तरीका हो गया। एक तरीका हमने कल की क्लास में देखा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कल परसों की क्लास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन फोर्सेस के लिए, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन फोर्सेस के लिए देखा था। या तो आप इसको रख दो, ये वाले चार्ज के कारण फोर्स, ये वाले चार्ज के कारण फोर्स और इस चार्ज के कारण फोर्स, और फिर तीनों का वेक्टर सम कर दो। एक तरीका वो भी था, और एक तरीका ये भी हो गया कि अगर हमें इस चार्ज पे यहाँ पे फोर्स निकालना है तो इन बाकी चार्जेस के कारण यहाँ पे फील्ड कितनी है वो निकाल लो और चार्ज का प्रोडक्ट कर दो फील्ड के साथ। समझ गए? ये दो तरीके हो गए, एक फोर्स मेथड से भी कैलकुलेशन कर सकते हो और एक फील्ड मेथड से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ गए कि नहीं? तो उसको अपन मैग्नीट्यूड से इंटू करेंगे कि वेक्टर से? किसको? क्यू को। क्यू का मैग्नीट्यूड, क्यू वेक्टर थोड़ी होता बेटा, क्यू तो स्केलर क्वांटिटी है ना। सर वो नहीं बोल रहा, मतलब ई पी अपना जो फील्ड है, अपन फील्ड के अगर हम मैग्नीट्यूड से इंटू नेट, करें। जब, हाँ 1 मिनट, जब भी हम नेट फोर्स की बात करते हैं, फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर की वेक्टर? फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होता है ना फोर्स, वेक्टर होता है। तो अगर फोर्स बोला गया तो उसको पूरा वेक्टर फॉर्म पे निकालना, उसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट भी आना चाहिए और डायरेक्शन वाला पार्ट भी आना चाहिए। तो हमने वेक्टर अगर निकाला, इसका मतलब क्या है, वो ईपी वेक्टर, वेक्टर हमने निकाल लिया। और अगर मान लो यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ये इसका रिजल्टेंट जो भी होगा उसका मॉड लोगे तब मैग्नीट्यूड निकलेगा। और वेक्टर सम किए तो आपको पूरा ओवरऑल पता चल गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया उसमें और डायरेक्शन भी आ गया। समझ गए? यस सर। सर हाँ बोलो। अगर क्यू की वैल्यू 1 हुई तो फील्ड और फोर्स एक ही हो जाएगा ना? क्यू की वैल्यू अगर 1 कूलम हो जाए तो हाँ सर। हाँ तब हो जाएगा फिर ऐसा, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का। तो ये इधर का जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा बताया मैंने कि अगर ऐसा हो तो क्या करोगे। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको यूज करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो यहां तक हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट लो। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? यस सर।
नाउ पेज नंबर 7, क्वेश्चन है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वो पॉइंट पे, और चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से रख दे रहे हैं, y एक्सिस से x एक्सिस से, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया 20 माइक्रोकूलम का, और ये 2,0 डिस्टेंस पे है, ये मीटर पे हम ले रहे हैं, ये भी मीटर पे ले रहे हैं, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखे 0,3 पे, ये A है, ये B है, ये 1 माइक्रोकूलम का है, समझ गए ना। दो चार्ज पार्टिकल रखे, यहाँ पे आपने एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखे, यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखे, ठीक है। एक जगह पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, एक जगह पे आपने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा, और ओरिजिन पे आपको यहाँ पे नेट फील्ड निकालनी है, समझ गए कि नहीं। दो चार्ज रखे आपने दो चार्ज पार्टिकल रख दिए, एक प्लस और एक माइनस वाला, ठीक है ना। दो चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल ये रखा बेटा और एक ये रखा। अब इन दो के कारण यहाँ पे ओरिजिन पे फील्ड निकालना, बात समझ गए कि नहीं। हेलो, क्वेश्चन समझ गए। हेलो, ठीक है, कैसे निकालेंगे अपन अब इसको, कितना फील्ड आएगी यहाँ पे, देखते कैलकुलेशन करके। तो प्लस वाले चार्ज के कारण फील्ड किधर आएगी, बाहर, इधर आएगी कि नहीं, नीचे। हेलो, समझ गए कि नहीं। और ये माइनस वाले चार्ज के कारण फील्ड किधर रहेगी, इस साइड पे रहेगी। दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर वो ये आ जाएगा, दिस इज द नेट फील्ड। समझ गए कि नहीं। यस सर। हाँ, तो अब अलग अलग कैलकुलेशन कर लेते हैं हम पहले, फिर बाद में देखेंगे। EOA मतलब इसको निकाल लेते हैं, तो फार्मूला हो जाएगा KQA डिवाइडेड बाय RA स्क्वायर प्लस I कैप, ठीक है। प्लस I कैप आएगा कि नहीं इस पे, है ना। वैल्यू पुट करते हैं हम, वैल्यू पुट कर दें तो 9 × 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम है, 10⁻⁻6 होल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ तक का, ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा 2 स्क्वायर I कैप। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 9 5 जा 45, 45 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम I कैप। तो ये आ गई फील्ड कहाँ पे, O पे, किसके कारण, A वाले चार्ज पे। अब फील्ड निकाल लो किसके कारण, B वाले पार्टिकल के कारण, KQB डिवाइडेड बाय RB स्क्वायर माइनस J कैप। बेटा यहाँ पे माइनस J कैप समझ गए, क्यों लिख दिया हमने माइनस J कैप। यस सर। हाँ, तो अब फिर से कैलकुलेशन कर लो, 9 × 10⁻⁹, यहाँ पे चार्ज 8 माइक्रोकूलम का है, 8 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना रहेगा ये वाला 3 मीटर, 3 का स्क्वायर इन न्यूटन पर कूलम माइनस J कैप। तो 3 3 जा 9, ये टर्म कट गया तुम्हारा, ये आ गया 8 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम माइनस J कैप। और अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो EOA प्लस EOB का वेक्टर सम, तो दोनों का वेक्टर सम देखो किसके बराबर आ जाएगा, इट इज 45 × 10⁻³ I कैप माइनस 8 × 10⁻³ J कैप, और पूरा आंसर किस पे रहेगा, ये न्यूटन पर कूलम पे रहेगा। तो ये वेक्टर फॉर्म पे आ गया है सर, समझ गए कि डाउट है कुछ। हेलो, अरे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं। यस सर। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का।
सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ना दोनों का? क्या बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यही रिजल्टेंट तो निकालना नेट है, पड़ेगा। ये तो नेट है। आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, यही तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वेक्टर फॉर्म पे। अगर आपको इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ पे कि भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड के लिए फिर क्या कर दोगे, रूट ओवर 45 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 8 10 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर न्यूटन पर। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। समझ गए? यस सर यस। हाँ, डायरेक्शन चाहिए भाई, ये कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, एंगल अगर चाहिए तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया EOB, बेस कितना हो गया EOA, ये निकल जाएगा। EOB कितना आया तुम्हारे पास में 8 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये कितना है 45 इंटू 10 टू द पावर 3, ये कट गया 8/45, तो एंगल भी निकल गया। तो जो वेक्टर में हमने कैलकुलेशन की वही है। यहाँ पर फील्ड की कॉन्सेप्ट तो यहाँ तक हो गई, उसके बाद तो पूरा वेक्टर चालू है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है? ले लिया क्या? हेलो, यस सर। पेज नंबर 8 पे आते हैं। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम पेज नंबर 8 पे। फाइंड द पोजीशन वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। फाइंड पोजीशन वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। एंड सिचुएशन ऐसी दी हुई है, यहाँ पे सिचुएशन ये दी है कि यहाँ पर एक 4Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है, ये A पे रखा हुआ है और ये B पे रखा हुआ है और ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई। दोनों के बीच का डिस्टेंस A है सपोज, है ना? दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है A। तो कहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी दोनों के कारण? समझ गए कि नहीं? दोनों के कारण कहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? किस पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? ये +4Q है, ये Q है। टेस्ट करके देखते हैं। मान लो ये दो चार्ज रख दिए, अलग अलग मैग्नीट्यूड के रख दिए, है ना? एक ये रख दिए, कोई तो होगी कहीं पे जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। देखते कहां पे होगी, टेस्ट करते। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे फील्ड जीरो आ सकती है क्या? ये वाले पॉइंट पे, अगर मान लो ये वाला पॉइंट मैं क्या ले लूं यहाँ पे, सपोज दिस पॉइंट इज P1, यहाँ पे आएगी क्या? ये प्लस वाले चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड किधर रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी कि नहीं? P1B। और ये वाले प्लस के कारण भी फील्ड किधर रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी, P1A। दोनों फील्ड ऐड हो गई तो जीरो मिलेगी फील्ड यहाँ पे क्या? दोनों फील्ड ऐड होगी तो जीरो मिलेगी फील्ड क्या? हेलो सर, नहीं मिलेगी जीरो। इस साइड पे चेक कर लो जरा, यहाँ पे दिस इज, ये सपोज दिस पॉइंट इज P2, दिस इज P2A। A के कारण फील्ड इधर, B के कारण भी फील्ड इधर ही आएगी, P2B। यहाँ पर भी जीरो मिल रही है क्या? पॉसिबिलिटी है जीरो की क्या? नहीं है। अच्छा इधर कहीं पे देखो बीच में, नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? ये प्लस के कारण इधर और ये वाले प्लस के कारण इधर, दोनों ऐड हो गई, जीरो मिलेगी क्या इधर भी? नहीं। तो लाइन ज्वाइनिंग पे हमको टेस्ट करना पड़ेगा कि भाई लाइन ज्वाइनिंग में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होना चाहिए जहां पे नेट फील्ड जीरो। तो मान लो ये C पॉइंट है, यहाँ पे A के कारण फील्ड इस साइड पे आ गई ECA, और ये B वाले के कारण फील्ड इस साइड पे आ गई ECB। यहाँ पे दोनों फील्ड के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो जब 180 डिग्री का एंगल आ रहा दोनों फील्ड के बीच में, तो पॉसिबिलिटी होगी अगर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो नेट फील्ड क्या हो सकती है वहां पे? जीरो हो सकती है। समझ नहीं?
समझ गए? बोलना क्या बोले आप? मैंने ये बोला कि यहाँ पे दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो फील्ड की वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती? यहाँ पे देख, ये ए के कारण फील्ड इधर है, बी के कारण फील्ड इधर है, दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हो गई, तो इस पॉइंट पे नेट फील्ड क्या हो सकती है? हो सकती है 0। 0 हो सकती है, लेकिन कब होगी 0? अगर ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड बराबर हो तभी 0, नहीं तो नहीं। यहाँ पे क्या लिखोगे? नाउ एट सी पर इफ नेट फील्ड इज 0, तो ये तभी होगा जब इन दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड ECA और ECB की वैल्यू बराबर हो। अब यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, k क्यूब, यहाँ पे k इंटू 4 क्यूब, ये डिस्टेंस मैंने x ले लिया तो x स्क्वायर k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय a माइनस x का होल स्क्वायर। तो जो कॉमन टर्म है उनको कैंसिल आउट कर दो, k से k कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, और सॉल्व करने पे कितना आ गया बेटा? अब ये इट इज a माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4। तो a माइनस x इज प्लस माइनस x बाई 2, दो वैल्यू आ रही हैं, a माइनस x इज इक्वल टू x बाई 2, तो a इज इक्वल टू 3x बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई 2a बाई 3x। और एक और वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी, इट इज 2a बाई 3, a माइनस x इज इक्वल टू माइनस x बाई 2, a इज इक्वल टू x बाई 2, तो x की वैल्यू 2a। तो ये वाला आंसर पॉसिबल है क्या? ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है। कौन सा वाला आंसर पॉसिबल है? यहाँ पे x इज इक्वल टू 2a बाई 3 वाला आंसर पॉसिबल है, क्योंकि 2a तो पॉसिबल ही नहीं है, x की वैल्यू 2 है इधर कहीं पे या इधर कहीं पे। समझ गए? सर हाँ बोलो। सर ये आपने दोनों को दोनों ये इक्वेट किस किए? दोनों को क्यों इक्वेट किया? हाँ सर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया क्वेश्चन में, क्या निकालना था? क्वेश्चन में दिया है दो चार्ज पार्टिकल हैं, इन दो चार्ज पार्टिकल के कारण कोई एक पॉइंट हमें निकालना है। ये दो चार्ज पार्टिकल ए डिस्टेंस पे रखें, ठीक है, एक में +4 क्यू है और एक में क्यू है, तो ऐसी लोकेशन हमको निकालना जहां पे दोनों के कारण जो रिजल्टेंट फील्ड है, नेट फील्ड है, वो 0 हो। समझ गए? हेलो, हाँ सर। समझ गए कि नहीं? सर ये क्वेश्चन सेम ही है ना, जैसे आपने करवाए थे कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक थर्ड पार्टिकल रखेंगे, उससे फोर्स का कुछ इक्विलिब्रियम रहना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, वही इक्विलिब्रियम जैसा ही क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो ये सी पॉइंट पे कोई चार्ज रख दोगे तुम, तो उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? 0। अरे भाई फील्ड अगर 0 है तो वहां पे किसी चार्ज को रख दोगे तो उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? 0 लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर। क्लियर हो गया अभी?